बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तानी तमाम लोगों को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व मान रखे, क्योंकि आप इस टाइम, मैं दोबारा कह रहा हूँ, निशाने के ऊपर हैं। तो अल्लाह आपकी हिफाजत फ़रमाए। मैं अपनी इस वीडियो का आगाज़ भी कल की बात से शुरू करूँगा। उसके बाद जो कुछ अब मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये लोग जो अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, इन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए आ रहे हैं। और मरीम नवाज़ ने कहा था, आपने सुना होगा, कि रिवर्स गियर, जानते हो रिवर्स गियर क्या होता है? तो महंगाई को लगेगा रिवर्स गियर और फिर 5वें गियर के अंदर हमारी इकॉनमी जो है आगे बढ़ जाएगी। तो आज 5वें गियर के बाद आज हम जहां पहुंचे हैं, ये आपको मैं इनकी ज़बानी सुनाऊंगा। मैं नहीं बोलूंगा कि इन्होंने हमें कहां तक पहुंचाया है, ये उनकी ज़बानी सुनाऊंगा मैं आपको, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि IAEA के जो चीफ डायरेक्टर हैं, वो पहली बार पाकिस्तान आए। उनके दौरे का मुकम्मल मकसद क्या था, उन्होंने क्या यहाँ पर किया दौरों के अलावा? इसके अलावा उनकी मुलाकातें हुई हैं शहबाज शरीफ साहब से और बिलावल भुट्टो से। तो उन मुलाकातों का एजेंडा क्या था, उनकी क्या गुफ्तगू हुई है, ये सवाल हमारा रहेगा। तो कोई भी इसे जवाब देना चाहे तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकता है, अगर उन्हें एजेंडा मालूम है तो, क्योंकि पाकिस्तान का मामला है, हम भी उसी का हिस्सा हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं। और तीसरा मेरा सवाल ये है कि अमेरिका ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान आ रहा है, तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने किया क्या था? अमेरिका ने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो जनाबे वाले, ये तो हमारे शिकायत थी, हमने ताल्लुकात ख़राब किए थे। हमारे वज़ीर-ए-आज़म, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि डोनाल्ड लू ने मदाखलत की है, साजिश की है अमेरिका ने, और ये बात तो हमने कही थी। तो इसके ऊपर ऐसे तो नहीं होता कि ये साजिश का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया, इल्ज़ाम हमने लगाया, सारा कुछ हमने कहा और अमेरिका हमें मनाने आ रहा है। ये तो होना ही चाहिए था कि हम उनको मनाने के लिए जाएं, यानी कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जाएं कि जी आपको हमने साजिशी कहा, हमने आपको तखरीबकारी में वो किया, आप नहीं है साजिशी, ठीक है ना, हम आपको मना रहे हैं। अमेरिका हमें क्यों मनाने के लिए आ रहा है, ये बात मेरी हजम नहीं हुई। आप मुझे बताइए कि ताल्लुकात ठीक करने के लिए अमेरिका क्यों तशरीफ़ लेकर आ रहा है, और वो भी पाकिस्तान को मनाने के लिए? पाकिस्तान से उन्हें क्या लालच है? मतलब हम उन्हें क्या इमदाद करने जा रहे हैं? हम उनसे क्या करने जा रहे हैं? बहरहाल IMF पे आ जाए, थोड़ी सी बात के लिए IMF पे आ जाएं, उसके बाद आपको सुना देता हूँ जो मैं आपसे कह रहा हूँ। IMF जो है वो कहते हैं कि जी इमरान खान के साथ उसने माहिदा किया और उस माहिदे के अंदर हम फंस गए, और उस फंसने के बाद हुआ ये कि ये जो कुछ भी महंगा हो रहा है अभी, ये तमाम का तमाम इमरान खान और IMF के माहिदे के तहत हो रहा है। ये लिस्टें वही बनी हुई हैं। तो मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूँ, IMF को आप पढ़ लें, IMF के पास आप सवाल कर लें, आप पूछ लें, ईमेल कर लें, जवाब आ जाए तो मुझे बताइएगा। IMF कभी भी नहीं बोलता कि आटा कितने किलो का होगा, गंदम कपास कितने किलो की होगी, आपके मुल्क में गंडेरियाँ कितने की बिकेंगी, ठीक है ना, आपके मुल्क में जो है वो गोला गंडा कितने का बिकेगा। इसमें वो कभी भी नहीं जाता, ठीक है, इसमें वो कभी भी नहीं जाता। वो हमेशा फिगर से बात करता है, ठीक है ना, फिगर्स पे। और वो जो फिगर है वो क्लियर कर देता है। वो कहता है कि जी, यानी कि अब मैं मिसाल देता हूँ कि क्या कहना चाहिए इसको, अब इसको आसान अल्फाजों के लिए समझने के लिए आपको मैं आसान कर देता हूँ। मान लीजिए एक आमदनी है किसी के आदमी की ना, उसने कहा कि जी आप एक काम करें, आमदनी पर टैक्स लगा दें। IMF ने कहा आप आमदनी पर टैक्स लगा दें। अब आमदनी पर टैक्स क्या होता है भाई? एक आदमी की सैलरी है 20,000, एक आदमी की सैलरी है 2 लाख, एक आदमी की सैलरी है 20 लाख, एक आदमी की अर्निंग 2 करोड़ है। तो ये आपके माशरे में ये सब लोग रहते हैं। 2 करोड़ अर्निंग वाला भी रह रहा है, इससे ऊपर भी अर्निंग्स हैं लोगों की, लेकिन मान लीजिए कि 2 करोड़ से लेकर 20,000 से शुरू कर दीजिए, 2 करोड़ तक के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये जो 4-5 लोग हैं, अगर इनको पकड़ लें, सिंपल बना लें, तो मामला ये है कि अगर आप आमदनी पर टैक्स लगाएंगे तो 2 करोड़ वाला 2 करोड़ के हिसाब से टैक्स देगा, और 20,000 वाला 20,000 के हिसाब से टैक्स देगा। तो सबके ऊपर बैलेंस हो जाएगा, जितना कमाया उतना टैक्स दिया। यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, आप कहीं भी चले जाएं, मुझे यूरोप का पता है, तो वहां पर आमदनी पर टैक्स होता है और वहां पर इंसाफ हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो चीजें हमारे सामने हैं, मतलब 20,000 वाले के सामने और 2 करोड़ वाले के सामने, जो चने की दाल है या पेट्रोल है या आप बोले ये आटा है, वो उनकी कीमत सेम होती है। और अगर आप उसके ऊपर GST मारेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे उसके ऊपर, तो वो अफेक्ट करेगा 20,000 वाले के ऊपर भी उतना ही जितना 2 करोड़ वाले में करेगा। इंसाफ ही नहीं है। यानी कि आपने जो चीजों पर टैक्स लगाया है, जिसको आप GST कहते हैं, उसको आप बढ़ा देते हैं, तो वो अफेक्ट करेगा 20,000 वाले को जितना, यानी कि अगर 272 का पेट्रोल है फॉर एग्जांपल, तो 272 का पेट्रोल 20,000 वाले के लिए भी है, 272 का पेट्रोल 2 करोड़ वाले के लिए भी है। तो ये इंसाफ ही नहीं है। तो IMF ने कभी भी नहीं कहा कि आप चीजों के ऊपर टैक्स लगाओ,
कभी भी नहीं कहा। उन्होंने कहा आमदनी बढ़ाओ, और आमदनी बढ़ाने के लिए आमदनी पर टैक्स लगाना चाहिए कि चीज़ों के ऊपर लगाना चाहिए? क्योंकि इस टाइम अगर कोई बिल्कुल जिसके पास घर में कुछ नहीं है और वो आखिरी फैसला कर लेता है कि जी मेरे पास एक बुंदा रखा हुआ है, मेरे पास ये रखा हुआ है, बेच दूं उसको या कुछ भी कर दूं, तो अगर वो अपने घर का पुराना अपना मेज़ भी बेच देगा, तो जब वो खरीदने के लिए जाएगा कोई चीज़, तो उसको 18% टैक्स देना पड़ेगा हुकूमत को। तो उसको माफ़ी तो है ही नहीं कोई भी। लेकिन वहीं पर जो 2 करोड़ अर्निंग कर रहा है उसे इस बात की टेंशन नहीं होती है। तो ये जो IMF के चक्कर हैं ये बड़े भयानक हैं। फिर आप ये देखिएगा, फिगर मेरे पास में, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, छोटी करूंगा, लेकिन यहां पर ये है कि बजट खसारा जो है वो 4.9 बताया गया था। अब ये भी सुन लीजिएगा, और 7% में हम चले गए। लेकिन ये होता क्या है? होता ये है कि आपकी आमदनी है 1 लाख रुपए, और आप अपनी बेगम को आकर बता रहे हैं कि बेगम मेरी आमदनी 1 लाख रुपए है और इस महीने हमारे घर का खर्च जो है वो 1,70,000 रुपये होगा। तो मुझे बताइए बजट कैसे बनेगा आपका? मतलब मुमकिन नहीं है कि आप 1,70,000 की खरीदारी करेंगे और आपकी अर्निंग जो है 1 लाख होगी। इस दरमियान में आप बांट भी रहे हैं चीजें, मतलब आपके उस 1 लाख, आपको पता भी है कि इस महीने मैंने कितने लोगों का क्या फ्री देना है, ठीक है ना? फ्री पेट्रोल, फ्री घर, फ्री नौकर चाकर, फ्री सिक्योरिटी, फ्री फ्री फ्री। आपकी औकात है देने की? पहली बात तो ये है ना, आप पाकिस्तान समझ ले कि पाकिस्तान के पास ये औकात है देने की कि हम, चाहे वो हमारे सामने सरकारी अफसरान हो, चाहे वो हमारे सामने अदलिया हो, चाहे वो हमारे सामने एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी बड़ा, अच्छा अफसर जितना बड़ा होता है मरात उतनी बढ़ा देते हैं। अल्लाह के बंदो, नीचे के हालत खराब हैं। जिनको आप देते हो ना मरात, वो तो पैसों से ही मतलब उनके मामला खराब वो हो गए हैं, वो फुल हैं। उन्हें जरूरत नहीं है कि उनके नौकर चाकर सैलरी में पाकिस्तान दे। पाकिस्तान इमीडिएटली अगर अपने ये जो मरात दे रहा है ना वो कम कर देना, तो आपकी जो 1,70,000 है ना, ये 1,70 में कमी आ जाएगी आपके। पहली बात तो ये है। तो इंसान अपना बजट ठीक करता है। उसके अलावा अगर आप महंगाई की शरह देख लीजिए तो आप देख लीजिए 7%, 6% पे खड़ा हुआ है, चाहे बांग्लादेश, इंडिया, आस पड़ोसी ममालिक हैं। आप 25% पे हैं, मतलब वहां पर भी आवाम के ऊपर छुरी चल रही है। वहां पर भी आवाम, और आवाम कौन सी वाली? जिसको कोई मरात नहीं है, कोई पेट्रोल फ्री नहीं है, कोई अलाउंस नहीं है, घर नहीं मिलता फ्री में, वो जो भी हो। यकीन मानिए कि मैंने वो सीन देखे हैं कि आदमी को रोना आता है कि जब वो कहते हैं कि जी घर खाली करो, और आपके पास आप वो खत लिख के खुदकुशी कर रहे होते हैं कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, 3 बच्चियां मार दी उसने। क्यों मार दी जी? मेरे पास किराया नहीं है, ये बच्चियां मेरी सड़क पे आएंगी तो मैं उनको संभाल नहीं पाऊंगा, तो मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। ये यहां तक हमें ले आए हैं। और उसी मुल्क में जो सेठ साहब हैं या जो बड़े ग्रेड वाले अफसरान हैं वो फ्री घरों में रह रहे हैं। गवर्नमेंट ने इनको घर दिए हैं, गवर्नमेंट ने गाड़ियां दी हुई हैं, गवर्नमेंट ने ड्राइवर दिए हैं, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। अब आपको मैं कह रहा हूं, आप कहेंगे हालात इतने ख़राब तो नहीं है जितने ये बंदा जो है पोर्ट्रे कर रहा है। तो फिर सुनिए हालात क्या हैं। कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। आपने सुना होगा मुल्क दिवालिया हो रहा है और ये हो रहा है, वो हो चुका है। ये वही इंसान हैं जिन्होंने कहा था कि हम वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं, और वेंटिलेटर्स जो है वो अमेरिका के हाथ में है, और अगर अमेरिका कभी भी हमारे वो वेंटिलेटर को बंद कर सकता है, इसलिए हम आ गए हैं ताकि हम इकॉनमी को सेव कर लें, इससे जो ये ख़राब कर रहा है इमरान खान उससे हम बचा लें। और आज आपको वो कह रहे हैं कि हम दिवालिया हो चुके हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ख्वाजा आसिफ को पूछ लीजिएगा, उसका इंटरव्यू कर लीजिएगा, वो आपको बताएंगे तफसील के साथ कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत ही ओपन अल्फाजों में कहा है, हर जगह छप चुका है, आपने हर जगह पढ़ लिया होगा। तो ये अल्फाज अब किसी से ढके छुपे नहीं रहे। हाँ, कहीं पर भी नज़र डाल लीजिए। अब मैं यहाँ पर, मैं आपको ज़्यादा दूर लेके नहीं जाऊँगा, लेकिन अभी देख लीजिए, टैक्सल उठाना है उठा लीजिए। बरामदाद में मुसलसल 5 महीने कमी। बरामदाद में कमी का मतलब क्या है? जो आपकी अर्निंग है, आपको हम कहते हैं, जैसे आपको मैंने ईरान की मिसाल दी थी, ईरान 12 अरब की चीज़ भेजता है, 12 अरब की मंगवाता है, बैलेंस कर लेता है। उसके अलावा वो तमाम चीज़ें अपने मुल्क के अंदर बनाता है, ठीक है ना? चाहे वो कॉपी करता है, चाहे वो कुछ भी करता है, चाहे वो किटकैट ही कॉपी करे, चाहे वो चॉकलेट ही कॉपी करे, चाहे वो कुछ भी करे, वो अपने मुल्क में बनाता है। चाहे वो आप लोग कनौर पे चलते हो, आप लोग नीडो पे चलते हो, उनके पास अपनी लोकल प्रोडक्शन मौजूद है, वो उसी पे जोर दिए हुए हैं, क्योंकि उनकी बरामदाद ख़राब ना हो जाए। उनके बरामदाद, क्योंकि वो फिर क्या करेंगे, वो क्या करेंगे? फिर उनको मंगवाना पड़ेगा। अगर मंगवाएंगे तो डॉलर खर्च होंगे, उनके पास इतनी लग्जरी नहीं है। वो एक मुल्क है, ईरान एक मुल्क है, वो इस बात समझता है। लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल टेक्सटाइल जो है हमारा कभी बूम पे हुआ करता था। और आपको मैं कहा करता था कि हमने इस महीने चीन को बीट किया, याद है 2-2.5 साल पहले
चीन को बीट किया, बांग्लादेश को बीट किया, इंडिया को बीट किया। हम वो मुल्क थे, हम 6% से तरक्की कर रहे थे और आज जो है आप 2% से भी नीचे चले गए हो। बहरहाल इसके ऊपर अगर मैं मज़ीद आगे बात करूँगा तो एक बात कर लेता हूँ, चलें आपकी मोहब्बत में एक बात कर लेता हूँ, आप सुनते हैं, अब तक यहाँ तक सुन लिया है तो आखिरी बात कर दूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ख़त मिल गया, उन्होंने जवाब दे दिया, उनको मां बदौलत को नागवार गुजरे हैं कुछ अल्फाज। कहते हैं अल्फाज का चुनाव आपको बेहतर करना चाहिए था, यानी कि अल्फाज सख्त थे प्रेसिडेंट के। ये आपसे मैं बात कर रहा हूं भाई। बात यह है कि आपको वो दूसरा खत लिखा है उन्होंने। एक बदतमीजी तो ये होती है कि आप अल्फाजों में बदतमीजी कर जाएं, जिसका आपने इल्जाम लगाया है सदर के ऊपर। एक बदतमीजी वो होती है जब आप जवाब ही ना दें, यानी कि नॉर्मली आप ये देख लीजिए जो कैटेगरी ना, वो कैटेगरी अगर इनकी बीवी का मिस कॉल आ जाए ना तो ये उसको भी प्रोटोकॉल देते हैं। तो वो सदर के खत को उन्होंने जवाब नहीं दिया, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी को अहमियत नहीं देते, आपको बॉस कॉल करे कि कम एंड मीट मी, और मुझे मेरी मैंने तो वो क्या मार्केट में होता है कि आपने कहा, आप कहते हैं यार मैंने तुम्हें कॉल की, तुम्हें मिस बेल तो आई होगी, मुझे कॉल बैक क्यों नहीं की। यहां तक लड़ाई होती है। यहां पर सदर आपको ऑफिशियल खत लिख रहा है, आपने जवाब ही नहीं दिया उसका, तो ये भी बदतमीजी है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं आप मुझे ठीक कर सकते हैं। ये बदतमीजी है कि आप, क्योंकि उन्होंने कहा कि अल्फाजों का चुनाव बेहतर करते। क्या कहते हैं आपको, मां बदौलत, हुजूरे वाला, जनाबे वाला, आपका एक ही काम है इलेक्शन करवाना। करवाएंगे अगर शीशा दिल में वाल ना आए, अगर तकलीफ ना हो, अगर काम करने का मूड हो, अगर 5 साल में एक दफा तकलीफ देनी हो, क्रश कर लेंगे इलेक्शन करवाने का। ये अल्फाज यूं लिखने चाहिए थे इनको मेरे हिसाब से, ठीक है ना। किसी मैं क्या बोलूं, किसी इंटरनेशनल लिखारी से लिखवाते कि भाई साहब अगर शीशा दिल में बाल ना आए, अगर तकलीफ ना गवार ना गुजरे, अगर काम करने का मूड हो और तबीयत के ऊपर गिरा ना गुजरे, तो खुदा के लिए इलेक्शन करवा दीजिए, क्योंकि आपका यही एक काम है। अगर करने का मूड हो तो उनको नागवार गुजरा। उन्होंने कहा नहीं अच्छा नहीं है, बात ठीक है मिल लेंगे, बस कोई मसला नहीं है इस बात। बहरहाल मेरी समझ से बाहर है कि फिर इनका और काम क्या है, इसके अलावा क्या करते हैं, मतलब मुझे नहीं पता। आप बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।